साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी ने छठी आकलन रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रकाशित किया। अभी तक 2 भाग प्रकाशित हुए थे, ये तीसरा भाग भी प्रकाशित हो गया है। देखिए, यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने में हुई प्रगति और देशों द्वारा जताई गई प्रतिबद्धताओं के बारे में अपडेट वैश्विक आकलन प्रदान करती है। साथ ही इसमें वैश्विक उत्सर्जन के स्रोतों की भी जांच की गई है। ध्यान रखिएगा, 3 रिपोर्ट आनी थी, 3 पार्ट प्रकाशित होने थे और ये आपका तीसरा और आखिरी भाग था। सबसे पहले बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी के बारे में। तो यह जो आईपीसीसी है, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसका उद्देश्य सरकार के सभी स्तरों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है ताकि वे जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने में इसका उपयोग कर सकें। इसका गठन वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा किया गया था। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर यदि एक नज़र डालें तो पहला है उत्सर्जन संबंधी रुझान के संबंध में इमिशन ट्रेंड्स के बारे में। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग को वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। किसकी? पहला चीज़ कि विश्व द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के अधिकतम स्तर को वर्ष 2025 तक सीमित करना होगा। वहीं दूसरा काम क्या है कि साथ ही इसमें अगले 5 वर्षों में अर्थात 2025 से 2030 तक में 43% की कटौती करनी होगी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 2019 में 54% अधिक था। हालांकि उत्सर्जन में वृद्धि की दर जो है वो लगातार कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं कार्बन इनइक्वलिटी के बारे में। तो कार्बन असमानता हमेशा की तरह बढ़ती जा रही है। वर्ष 2019 में अल्प विकसित देशों का कुल उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3% था। कार्बन कैप्चर की बात करें तो यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेल्सियस तक सीमित रखना है तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक के बिना चलने वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2050 तक बंद करना आवश्यक है। जिन कोयला विद्युत संयंत्रों में जो है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक ना हो। अगला है पेरिस समझौता। देखिए, पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताएं अपर्याप्त हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी। अगला है मांग पक्ष आधारित समन, डिमांड साइड मिटिगेशन के बारे में। तो हमारी जीवन शैली और व्यवहार में बदलाव से वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40 से 70% की कमी हो सकती है। इसके लिए उचित नीतियों, अवसंरचना और प्रौद्योगिकियां आवश्यक है। वित्त की बात करें, सालाना $100 अरब जुटाने के सामूहिक लक्ष्य के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है। पहला, सार्वजनिक अनुदानों पब्लिक ग्रांट्स में वृद्धि करने की आवश्यकता है। दूसरा, विकसित देशों से विकासशील देशों में सार्वजनिक वित्त की मात्रा के साथ साथ सार्वजनिक रूप से जुटाए गए निजी वित्त प्रवाह में वृद्धि करने की आवश्यकता है। विकसित देश जैसे कि अमेरिका और विकासशील देश जैसे भारत। आगे बात करते हैं चेहरा पहचान प्रणाली फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। तो देखिए, यह प्रणाली प्रथम चरण में मार्च 2023 तक 7 हवाई अड्डों पर, ठीक है, 7 हवाई अड्डों पर ध्यान रखिएगा, कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों पर स्थापित की जाएगी। इन 7 हवाई अड्डों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम नागरिक उड्डयन मंत्रालय की डिजी यात्रा पहल का ही एक हिस्सा है। यह प्रणाली जो है हवाई अड्डों पर यात्रियों को बाधा रहित और परेशानी मुक्त यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी, जो डिजी यात्रा पहल है। साथ ही यह सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार करेगी। मतलब जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसके द्वारा इन सभी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। इस पहल के साथ सरकार टिकट बुकिंग, हवाई अड्डा परिसर में प्रवेश, बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक, इन आदि को डिजिटल बनाने पर विचार कर रही है। तो ये सभी डिजी यात्रा पहल का हिस्सा हैं। देखिए,
चेहरा पहचान प्रणाली या फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की बात करें तो किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करने या उसकी पहचान की पुष्टि करने का एक तरीका है यह FRS। इसका उपयोग फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिथम चेहरे पर मौजूद विशिष्ट चिन्हों जैसे कि चिकबोन, आँख के नीचे की जो हड्डी होती है, के चिकबोन के आकार, ओंठों की आकृति आदि को मैप करते हैं या खाका तैयार करते हैं और ये फिर इन्हें एक संख्यात्मक कोड में बदलते हैं जिसे फेस प्रिंट कहा जाता है। इसके बाद सत्यापन या पहचान के लिए यह सिस्टम फेस प्रिंट के एक बड़े मौजूदा डेटाबेस के साथ फेस प्रिंट की तुलना करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चेहरा पहचान प्रणाली FRS है कैसे कार्य करती है कि पहले तस्वीर खींचा जाता है और इसका स्कैन करते हैं, फिर चेहरे से संबंधित डेटा प्राप्त करते हैं जैसा इसमें दिखाया गया है, और फिर मौजूदा डेटाबेस से तुलना की जाती है और फिर मिलान और सत्यापन हो जाता है। 4 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो देखिए इसका महत्व क्या है, चेहरा पहचान प्रणाली या फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का महत्व क्या है। इससे एंट्री पॉइंट्स, सुरक्षा जांच आदि जैसे चेक पॉइंट्स पर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग संभव हो सकेगी। इससे अपराध की जांच करने में मदद मिलता है। यह आसान और तेज विश्लेषण के लिए सूचना उपलब्ध कराएगी। साथ ही अपराधियों, लापता बच्चों, व्यक्तियों, अज्ञात शवों आदि की पहचान में मदद मिलेगी। इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं। क्या सरकार इसका उपयोग या इस्तेमाल व्यापक निगरानी के लिए कर सकती है। दूसरा, इससे निजता का उल्लंघन हो सकता है। तीसरा, चूंकि भारत में अभी तक कोई डेटा संरक्षण कानून नहीं है, ये अभी पारित नहीं हुआ है, ये अभी पेंडिंग में है, अतः इसके अभाव में ड्यू प्रोसेस अर्थात वैध प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2015 से 20 को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT नई विदेश व्यापार नीति तैयार कर रहा है। मौजूदा FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 की अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली थी। इसको जो है सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, सितंबर तक। इससे पहले कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण इस नीति की अवधि बढ़ा दी गई थी और फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। विदेश व्यापार नीति आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से निर्यात बढ़ाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो देखिए, यह जो आपका विदेश व्यापार नीति 2015-20 है, इसने निर्यात बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत 2 नई योजनाएं घोषित की गई थी। कौन सी? पहला है MEIS अर्थात मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। यह विशेष बाजारों में विशेष वस्तुओं के निर्यात के लिए घोषित की गई थी। दूसरा है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS। इसकी घोषणा अधिसूचित सेवाओं नोटिफाइड सर्विसेज के निर्यात को बढ़ाने के लिए की गई थी। नई विदेश व्यापार नीति के लिए अलग अलग फोकस क्षेत्र होंगे और यह नीति डिजिटल सूचना से लैस होगी, विश्व स्तर पर स्वीकार नीतिगत मानदंडों के अनुरूप होगी। ऐसे बाजार जहां अब तक ठीक से पैठ नहीं बन पाया है, जैसे कि अफ्रीका, वहां संभावनाओं को तलाशेगी। साथ ही प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार पहुंच, विशेषकर सेवा क्षेत्र में पर ध्यान देगी। प्रभावी शुल्क तटस्थता अर्थात इफेक्टिव ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन पर बल देगी। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें, व्यापार नीति के सामने जो चुनौतियाँ हैं, इसमें है पहला है निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप युक्तिसंगत बनाने के लिए बहुपक्षीय दबाव बढ़ रहा है। दूसरा, विदेश व्यापार संबंधित 3 नियामक संस्थाओं DGFT, कस्टम और GST काउंसिल के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना भी बड़ी चुनौती है। तीसरा, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर में भी विसंगति हैं। भारत में यह 8 अंकों वाला है, जबकि अधिकांश देश पहले से ही 10 अंकीय टैरिफ नॉमेनक्लेचर का पालन करते हैं। आगे बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम दूरसंचार। ये जो सेटकॉम है, ये ऑपरेटर्स ने दूरसंचार कंपनियों से मुकाबला करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले उपग्रहों की ओर रुख किया है। देखिए, सेटकॉम ऑपरेटर्स अब वेरी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स BHTS की ओर रुख कर रहे हैं। BHTS क्या है? तो वेरी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स। थ्रूपुट सैटेलाइट है क्या? तो यह एक प्रकार का फिक्स्ड सर्विस सैटेलाइट है, FSS है। यह दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पिछली पीढ़ी के FS अर्थात फिक्स्ड सर्विस सैटेलाइट उपग्रहों की तुलना में काफ़ी अधिक डेटा बैंडविड्थ प्रदान करता है। बैंडविड्थ क्या होता है? यह किसी निश्चित या किसी निर्धारित समय में इंटरनेट कनेक्शन पर प्रवाहित या ट्रांसमिटेड होने वाले
डेटा की अधिकतम मात्रा को संदर्भित करता है। फिक्स्ड सर्विस सैटेलाइट FSS का उपयोग टेलीविज़न प्रसारण और टेलीफोन संचार में किया जाता है। ऐसे सैटेलाइट्स से सिग्नल रिसीव करने के लिए डिश एंटीना की आवश्यकता होती है। फिक्स्ड सर्विस सैटेलाइट जो FSS है को आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट में स्थापित GEO में स्थापित किया जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की बात करें, SIS यह एक प्रकार का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। इसके तहत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सिग्नल प्रदान किया जाता है। पृथ्वी की निम्नलिखित कक्षाओं में स्थापित उपग्रहों के द्वारा सैटेलाइट आधारित लो बिट रेट की कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? भूस्थिर कक्षा में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मध्य भू कक्षा मीडियम अर्थ ऑर्बिट और निम्न भू कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट, ये 3 प्रकार की कक्षाएं हैं। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा SIS सैटेलाइट टेलीविज़न से अलग होती है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में 2 तरफा इंटरनेट सिग्नल का प्रवाह होता है। साथ ही इसके तहत डेटा के प्रवाह के लिए बहुत अधिक मात्रा में बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। यह भूमिगत कॉपर या फाइबर नेटवर्क पर आधारित नहीं होती है। इसके तहत अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह को ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजकर और उससे ब्रॉडबैंड सिग्नल प्राप्त करके इंटरनेट सेवाओं का संचालन किया जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, यह ग्रामीण क्षेत्रों तथा पहाड़ी इलाकों के लिए सस्ता और आसान इंटरनेट विकल्प है। यह डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL की तुलना में तीव्र इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है इत्यादि। अब बात करते हैं सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए मॉडल की। तो देखिए, डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल, इसके तहत डिवाइस किसी भी इंटरमीडिएट ग्राउंड गेटवे की आवश्यकता के बिना उपग्रह के साथ प्रत्यक्ष रूप से संचार करते हैं। दूसरा, हाइब्रिड, इसमें आपका LPWAN प्लस सैटेलाइट होता है, तो यह इसे अप्रत्यक्ष मॉडल भी कहा जाता है। इसके तहत नेटवर्क में प्रत्येक सेंसर और एक्चुएटर एक इंटरमीडिएट सिंक नोड यानी लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क LPWAN, जो LPWAN है इसका पूरा नाम क्या है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क गेटवे के माध्यम से उपग्रह के साथ संचार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने ओडिशा सरकार को जगन्नाथ मंदिर की सौंदर्यीकरण योजना में बदलाव लाने को कहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा सरकार से अपनी श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना में बदलाव करने को कहा है। यह पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण करने हेतु एक व्यापक परियोजना है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष कानून के अनुसार मंदिर के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के नए निर्माण कार्य पर रोक है, जबकि इस परियोजना के तहत मंदिर के रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित क्षेत्र में भी सौंदर्यीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करें तो इसका निर्माण गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन, इसके द्वारा गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा किया गया था। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बालभद्र, जो ये तीनों मिलकर पवित्र त्रिमूर्ति कहलाते हैं, की पूजा की जाती है। यह भारत की 4 धाम तीर्थ यात्राओं में से एक है। 4 धाम में क्या क्या शामिल है? पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों में स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, शयन एकादशी इत्यादि हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण कलिंग स्थापत्य शैली, जो कि नागर शैली की ही एक उपशैली है, में किया गया है। स्थापत्य संबंधी अन्य विशेषताओं की बात करें तो मुख्य मंदिर की संरचना घुमावदार अर्थात वक्रीय है। यह मंदिर निम्नलिखित 4 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से? रेखा देवल की शैली में देउल, विमान और गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह अर्थात पवित्र देवस्थल होता है। और मुखशाला, सामने वाला जो मुखमंडप होता है उसे मुखशाला कहते हैं। नट मंदिर या नट मंडप, इसे जगमोहन भी कहा जाता है। और भोग मंडप, प्रसाद हाल जो होता है उसे कहा जाता है। अब बात करते हैं सार्वजनिक निजी गठबंधनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों में तेजी लाने के लिए मिशन इनोवेशन ने इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन IBM की शुरुआत की। किसने शुरू किया है? आपका मिशन इनोवेशन ने। देखिए, मिशन इनोवेशन एक वैश्विक पहल है, ध्यान रखिएगा, यह एक वैश्विक पहल है। इसका लक्ष्य इस दशक में स्वच्छ ऊर्जा को किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात प्रदर्शन के क्षेत्र में कार्रवाई और निवेश को बढ़ावा देना है। इस पहल में 22 देश
अर्थात जो ये मिशन इनोवेशन है इसमें 22 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत इस पहल का एक संस्थापक सदस्य, इस फैक्ट को याद रखिएगा। इस मिशन का पहला चरण जो है वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया था। इसके दूसरे चरण को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन के बारे में बात करें, जिसको मिशन इनोवेशन के तहत प्रारंभ किया गया है, तो इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जीवाश्म आधारित 10% ईंधन, रसायन और पदार्थों को जैव आधारित विकल्पों से बदलना है। यह मिशन इनोवेशन द्वारा शुरू किया गया छठा मिशन है। इसके जो 5 अन्य मिशन है, मतलब मिशन इनोवेशन के जो ये तो छठा है, इसके पहले के जो 5 मिशन हैं उनमें क्या है, स्वच्छ हाइड्रोजन अर्थात क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, शून्य उत्सर्जन शिपिंग, जीरो इमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और अर्बन ट्रांजिशन, ये इसके पिछले 5 मिशन हैं। देखिए, इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन के निम्नलिखित लक्ष्य हैं। क्या क्या लक्ष्य हैं? नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को जोखिम से मुक्त करने के लिए बायो रिफाइनरीज के विकास और व्यवसायीकरण का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। मिशन इनोवेशन ने एक अन्य पहल के रूप में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स और हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटी की भी घोषणा की है। इसके कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए, नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, इसका उद्देश्य एविएशन उपयोगों के लिए उन्नत जैव ईंधन में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान, विकास और डेमोन्स्ट्रेशन का समर्थन करना है। अगला है हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म। यह फ्यूल सेल एवं हाइड्रोजन ज्वाइंट अंडरटेकिंग और मिशन इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। यह हाइड्रोजन की मांग और आपूर्ति को अनुकूलित करने वाली एक वैश्विक पहल है। इसके लिए एक ऑनसाइट उत्पादन और उपयोग पर बल देता है। साथ ही यह नवीकरणीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और भौगोलिक पहचान को बनाए रखते हुए जल की अधिकता वाले क्षेत्रों के उपयोग पर भी बल देता है। अब अन्य जो सुर्खियां उनकी बात करते हैं। पहला है डी नोटिफाइड खानाबदोश और अर्धघुमंतु जनजातियां, डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, DNT के बारे में। तो एक संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से इन जनजातियों अर्थात जो ये DNT हैं को दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक समय सीमा तय करने को कहा है। इससे पहले अंग्रेजों ने इन DNT अर्थात डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, तो इससे पहले अंग्रेजों ने इन DNT को आपराधिक जनजाति कानून 1871 के तहत अधिसूचित किया था। इस कानून के तहत लाखों खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदायों को अपराधी घोषित किया गया और उन्हें निरंतर निगरानी में रखा गया। वर्ष 1992 में 1952 में कालेलकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस कानून को समाप्त कर इन समुदायों को डी नोटिफाइड घोषित कर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों को कभी भी निजी भूमि या आवास का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। इस समुदाय के लोग सदियों से अपनी आजीविका और आवासीय उपयोग के लिए वनों और चारागाह भूमि का उपयोग करते आए हैं। आगे बात करते हैं, लोकसभा ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित किया है, अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इसे कैदी पहचान कानून 1920 को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक में दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों के संग्रह, भंडारण और विश्लेषण की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है। आगे बात करते हैं व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट के बारे में। तो इस साल भारत के व्यापार घाटे में 87.5% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यह बढ़कर के वर्ष 2021-22 में 192 अरब रुपया हो गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में 102 अरब रुपये था, अब बढ़कर के 192 अरब हो गया, मतलब 87.5% की वृद्धि हुई है। देखिए, अब बात करते हैं कि व्यापार घाटा होता क्या है। व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो अतिरिक्त लागत अर्थात आयात की भरपाई के लिए अतिरिक्त लागत को व्यापार घाटा कहते हैं। व्यापार घाटे में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के चलते पेट्रोलियम आयात बिल में तीव्र वृद्धि के कारण हुई है। वित्त वर्ष 2012 में भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम आयात की हिस्सेदारी मात्र 26% थी। आगे चलते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। तो स्टैंड अप इंडिया योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं।
इसे वर्ष 2016 में महिलाओं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों के बीच उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था 2016 में। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को बिना किसी जमानत के 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना था। इसके तहत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के हो सकते हैं। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के हो सकते हैं। आगे बात करते हैं पारिवारिक वानिकी के बारे में। फैमिलियल फॉरेस्ट्री महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टैंड अप इंडिया योजना, इसका एक फैक्ट देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सरकार ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती, बल्कि वाणिज्यिक मानकों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं पारिवारिक वानिकी के बारे में। पारिवारिक वानिकी का अर्थ है परिवार के सदस्य के रूप में वृक्ष की देखभाल करना, ताकि वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। राजस्थान की पारिवारिक वानिकी को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD द्वारा जून 2021 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 प्रदान किया गया था। संधारणी भूमि प्रबंधन के माध्यम से सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कार्य को वैश्विक मान्यता प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का वायु गुणवत्ता डेटाबेस WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस के बारे में। तो देखिए WHO ने अपने वायु गुणवत्ता डेटाबेस के लिए वर्ष 2022 का अपडेट जारी किया है। वर्ष 2022 के अपडेट से पता चलता है कि लगभग संपूर्ण वैश्विक आबादी अर्थात 99% WHO की स्वीकार्य वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक प्रदूषित वायु में श्वास लेती है। नया वायु गुणवत्ता डेटाबेस पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की वार्षिक औसत सांद्रता की वास्तविक माप प्रस्तुत करता है। यह एक सामान्य शहरी प्रदूषक और पार्टिकुलेट मैटर तथा ओजोन का पूर्ववर्ती घटक है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। देखिए इसमें 10 माइक्रोन या PM10 या 2.5 माइक्रोन PM 2.5 के बराबर या उससे छोटे व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर की माप भी शामिल है। आगे बात करते हैं स्टील स्लैग रोड के बारे में। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, महत्वपूर्ण फैक्ट है। सूरत जो है देश का पहला ऐसा शहर बन गया जो प्रोसेस्ड स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट से सड़क बनाई गई है। स्टील स्लैग क्या होता है? ये इस्पात विनिर्माण के दौरान जो इस्पात मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके दौरान निकलने वाले एक बाई प्रोडक्ट है। यह इस्पात विनिर्माण की भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले हुए स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। जो अशुद्धियाँ निकलती हैं उसमें से स्टील को अलग करने के बाद जो बचता है वही होता है आपका स्टील स्लैग। स्टील स्लैग का उपयोग करने के लाभ क्या हैं? तो प्राकृतिक घटकों से निर्मित सड़कों की तुलना में इससे सड़क की निर्माण लागत में लगभग 30% की कमी आती है तथा स्टील स्लैग से निर्मित सड़क कम मोटी, अधिक टिकाऊ और कम अल्प कार्बन फुटप्रिंट वाली होती है। जहाँ देखिए अन्य क्षेत्र जहाँ स्टील स्लैग का उपयोग किया जा सकता है, कौन से क्षेत्र हैं? तो इसमें आपका है मृदा की अम्लता में सुधार करने की क्षमता के कारण कृषि क्षेत्र में, सिलिकेट उर्वरक के रूप में जिसमें प्लांट्स को सिलिकॉन उपलब्ध हो जाता है, जो पौधे होते हैं उनको सिलिकॉन उपलब्ध हो जाता है, सीमेंट निर्माण में, अम्लीय जल के उपचार में, अन्य जगहों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं, देखिए ऑनलाइन वन्यजीव व्यापार पर विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट ऑन ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में। देखिए इस रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि म्यांमार में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है, जो लोक स्वास्थ्य और लुप्तप्राय प्रजातियों दोनों के लिए खतरा है। अवैध वन्यजीव व्यापार की निगरानी के लिए भारत द्वारा जो पहलें की गई इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करें तो पहला है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसे संगठित वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। दूसरा है अवैध शिकार विरोधी दस्ते, उदाहरण के लिए असम में एक सींग वाले गैंडों की रक्षा के लिए। तीसरा अलग अलग जीवों को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे उदाहरण के लिए ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड का उद्देश्य तिब्बती मृग के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना। ध्यान रखिए ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड किससे संबंधित है? ट्रैफिक इंडिया एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। यह WWF अर्थात विश्व वन्यजीव जो कोष है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका एक डिवीजन या प्रभाग है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC के बारे में। तो
तो देखिए एनसीसी ने प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से युक्त नदियों और झीलों सहित समुद्री तटों या समुद्री पुलिनों अर्थात बीचेज तथा अन्य जल निकायों को स्वच्छ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका नाम है पुनीत सागर अभियान। तो ध्यान रखिए पुनीत सागर अभियान किससे संबंधित है और किसने प्रारंभ किया है। अब बात करते हैं एनसीसी के बारे में। तो यह एक त्रिसेवा संगठन है, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कुंजरू समिति, ये भी याद रखिएगा, कुंजरू समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम और राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के माध्यम से वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए स्वैच्छिक भागीदारी का प्रावधान है। इसका उद्देश्य कैडेट्स के लिए सशस्त्र बलों की भांति अभ्यास और प्रशिक्षण आयोजित करना है। साथ ही यह सामुदायिक सेवाओं में भी भागीदारी करता है। आगे बात करते हैं नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में, NVLI के बारे में। यह संस्कृत मंत्रालय की एक पहल है। यह एक ऐसा मंच है जो पूरे भारत में विभिन्न रिपोजिटरी और संस्थानों से सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक डेटा संग्रहित करता है। इसका उद्देश्य अलग अलग सांस्कृतिक कलाकृतियों के डिजिटल संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करना है। साथ ही इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच उनकी साझा विरासत के बारे में जागरूकता और सामूहिक स्वामित्व की भावना पैदा करना भी है। इसके तहत IIT बॉम्बे ने भारतीय संस्कृत पोर्टल विकसित किया है। यह इतिहास, संस्कृत आदि संबंधित जानकारी के लिए एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।